हाय फ्रेंड्स, एडोविला पॉइंट के ज्योग्राफी क्लास में आपका स्वागत है। और इस क्लास को हम लोग शुरू करेंगे ब्रह्मांड से। क्योंकि हम जानते हैं कि भूगोल जो विषय है काफ़ी व्यापक विषय है और बहुत बड़ा इसका दायरा है, क्षेत्र है। आज तक वैज्ञानिकों ने भी सही ढंग से इस पर बहुत सारा खोज नहीं कर पाए, इसलिए हम लोग उन्हीं बातों को पढ़ेंगे जो हमारे परीक्षाओं में पूछी जाती हैं और जिनसे हमको लाभ मिल सकता है। इसलिए भूगोल की शुरुआत हम लोग ब्रह्मांड से करेंगे। ब्रह्मांड क्या है, सबके मन में थोड़ी बहुत कुछ अवधारणाएं अब तक हो चुकी हैं, लेकिन इस अवधारणा को थोड़ा क्लियर करने के लिए ब्रह्मांड की हम परिकल्पना करते हैं कि ब्रह्मांड क्या है। इसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि हम कहाँ पर हैं। तो हम खड़ा हैं यहाँ पृथ्वी पर। पृथ्वी पर हम खड़े हैं। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। इसके साथ और भी ग्रह हैं। ये सारे मिलके सौरमंडल बनाते हैं। सौरमंडल, ये सौरमंडल क्या है? तो सौरमंडल एक आकाशगंगा का अंग है। मतलब हम पृथ्वी पर हैं, पृथ्वी सौरमंडल में है, सौरमंडल सूर्य क्या है? आकाशगंगा का अंग है। ऐसी ऐसी अरबों आकाशगंगाएं इस ब्रह्मांड में हैं। इस ब्रह्मांड में ऐसी ऐसी अरबों आकाशगंगाएं हैं। बात को समझिए, हम पृथ्वी पर हैं, पृथ्वी सौरमंडल में है, सौरमंडल आकाशगंगा में है। ऐसे ऐसे अरबों सूर्य, अरबों तारे इस एक आकाशगंगा में होते हैं और ऐसे ऐसे अरबों आकाशगंगा एक ब्रह्मांड में है, जिसका पूरा ज्ञान अभी तक किसी को नहीं है। ये हमारा ब्रह्मांड है और ये कल्पना है कि ब्रह्मांड कितना बड़ा हो सकता है। तो यह बहुत विशाल है, अनंत है। इसके विस्तार के बारे में आज तक सही विवरण हमें नहीं मिल पाया है, लेकिन फिर भी इनमें से हम कुछ उन बातों को जानेंगे जो हमारे लिए परीक्षा में उपयोगी होती हैं। आइए देखते हैं कि परीक्षा में क्या क्या हमारे लिए उपयोगी हो सकता है इस चैप्टर से। अगर हम तथ्यात्मक ढंग से विचार करें तो तथ्यों के आधार पर हम अब जानना शुरू करेंगे कि ब्रह्मांड की पढ़ाई कहाँ से शुरू होती है, इसके बारे में तथ्य कहाँ से एकत्रित होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं ये कि ब्रह्मांड का जो हमारे नज़र से जो नजरिया है वो कैसा दिखता है। तो सुबह में जब हम जगते हैं तो हम क्या देखते हैं कि पृथ्वी अस्थिर है और सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है। रात में हम क्या देखते हैं कि हम अस्थिर हैं और चांद पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है। ऐसा ही एक चीज देखा था 140 ईस्वी में टालमी महोदय ने, जो यूनान के थे। 140 ईस्वी में टालमी, इन्होंने एक सिद्धांत दिया कि पूरे ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी है। पृथ्वी जो है वो पूरे ब्रह्मांड के केंद्र में, और जितने भी ग्रह हैं, सूर्य हैं, चांद हैं, तारे हैं, ये सभी पृथ्वी की चक्कर लगा रहे हैं, पृथ्वी का परिभ्रमण कर रहे हैं। 140 ईस्वी में जैसा कि हमने बचपन में देखा कि सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है, चांद पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है, उसी तरह का टालमी महोदय ने भी देखा था। और ये टालमी थे यूनान के। यूनान के एक व्यक्ति थे, उसी नजरिया से इन्होंने भी देखा। तब से मतलब कि भूगोल की शुरुआत होती है और इस ब्रह्मांड के बारे में जानकारी की शुरुआत होती है। और इन्होंने बताया कि ब्रह्मांड के केंद्र में, ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी है। और बहुत लंबे समय तक हम यही जानते रहे कि ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी है और बाकी के सारे पिंड, आकाशीय जितने भी पिंड हैं, सूर्य है, चांद है, आगे के ग्रह हैं, तारे हैं, सारे आकाशीय पिंड पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं और पृथ्वी बीच में है। यह ख्याल कब तक बना रहा? तो यह ख्याल बना रहा 1543 ईस्वी तक। 1543 ईस्वी में क्या हुआ कि पोलैंड के एक निवासी थे कॉपरनिकस, और कॉपरनिकस ने बताया कि नहीं, ऐसा नहीं है,
ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य है। इन्होंने बताया, कोपरनिकस महोदय ने बताया कि सूर्य, चांद, तारे ये सब पृथ्वी की परिकल्पना नहीं कर रहे हैं, बल्कि पृथ्वी सूर्य की परिभ्रमण कर रही है, सूर्य का परिभ्रमण कर रही है। और भी ग्रह हैं जो सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं। केंद्र में सूर्य है, ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य है। ये कोपरनिकस ने बताया कि ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य। यहां पर आकर थोड़ा सा जो आंकड़ा था उसमें परिवर्तन हुआ और इन्होंने कुछ हद तक सही बात बताया। कुछ हद तक इन्होंने खगोल विज्ञान का अध्ययन किया, खगोल को जाना, आकाश को जाना और अपनी क्षमता के अनुसार, चूंकि उस समय तक बहुत ज्यादा वैज्ञानिक यंत्रों का आविष्कार नहीं हुआ था, इसलिए इन्होंने अपनी क्षमता के अनुसार ये बताया कि ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य है। और ये बात कुछ हद तक सही थी। इसीलिए हम लोग कोपरनिकस ये पोलैंड के निवासी थे, पोलैंड के, और इनको हम लोग कहते हैं कि ये खगोल के जनक हैं, खगोल विज्ञान के जनक हैं। कोपरनिकस को हम लोगों ने खगोल विज्ञान का जनक माना क्योंकि इन्होंने कुछ हद तक यह अवधारणा दिया कि ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य है। थोड़े दिन तक इनकी बात भी सही रही। और 16वीं सदी के अंत में, हाँ, इन्होंने कहा कि जो सूर्य है इसका सारा चक्कर लगाते हैं, लेकिन इन्होंने ये नहीं बताया कि चक्कर लगाते कैसे हैं। सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, तो चारों ओर तो ऐसे भी घुमा जा सकता है। मान लीजिए ये सूर्य है, ये भी सूर्य के चारों ओर घूम लिए, ऐसे भी सूर्य के चारों ओर घूम लिए। लेकिन हम जानते हैं कि कोई भी ग्रह इस तरह से सूर्य के चारों ओर नहीं घूमता है, और ये जो है गोल गोल सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। कोई भी ग्रह जो है वो कैसे घूमते हैं सूर्य के चारों ओर? तो गोल गोल, मतलब ग्रहीय कक्षा जो है वो गोल है। तो इस बात को ब्रिटेन के एक व्यक्ति थे, केपलर महोदय, 16वीं सदी में ब्रिटेन के केपलर महोदय ने ग्रहीय कक्षाओं के बारे में बताया, ग्रहीय कक्षाओं का ज्ञान दिया। और इन्होंने बताया कि सारे ग्रह जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं, सारे खगोलीय पिंड जो एक दूसरे का चक्कर लगाते हैं, वो कक्षा कहलाती है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? कक्षा कहते हैं। और ये कक्षा कैसी होती है? गोल होती है, वृत्ताकार होती है। तो ग्रहीय कक्षाओं का ज्ञान 16वीं सदी में, इनका एक्यूरेट समय नहीं है, डेट इनका एक्यूरेट नहीं पता है। तो ये 16वीं सदी के अंत में, और केपलर महोदय जो ब्रिटेन के रहने वाले थे, इन्होंने बताया कि सभी ग्रहों की एक निश्चित कक्षा होते हैं और उन्हीं कक्षाओं पर कोई भी ग्रह सूर्य का चक्कर लगाता है। ये भी एक तरह से सही थे। यहाँ तक हम लोग चलते आ रहे हैं कि सूर्य का चक्कर लगाते हैं, सूर्य का चक्कर लगाते हैं। लेकिन बात आगे फिर चल के बदलती है 1805 ईस्वी में। 1805 ईस्वी में क्या होता है कि विलियम हर्शले महोदय हैं। उस समय तक विज्ञान कुछ ज्यादा डेवलप कर गया था। हम लोग देखे थे कि 1498 ईस्वी में कंपास का आविष्कार हो जाता है, जो कि जिसके माध्यम से कि लोगों ने पृथ्वी पर दिशा का ज्ञान प्राप्त कर लिया था और समुद्र में जहाज लेकर के लंबी लंबी यात्राएं करने लगे थे। विज्ञान के खोजों का दौर शुरू हो चुका था, मशीनों का खोज हो चुका था, बड़ी बड़ी मशीनें बनने लगी थी। तो उसी दौर में अब दूरबीन का भी आविष्कार हो गया। तो विलियम हर्शले जो ब्रिटेन के थे, ये भी ब्रिटेन के थे, विलियम हर्शले ब्रिटेन के थे। और इन्होंने कहा कि सूर्य और कुछ नहीं, पृथ्वी कुछ नहीं, सूर्य जो है आकाश गंगा का एक अंग है। मान लीजिए ये जो आकाश गंगा है, इस आकाश गंगा का एक अंग है सूर्य, और यह भी किसी का चक्कर लगा रहा है। सूर्य ब्रह्मांड के आकाश गंगा का अंग है और यह भी किसी का चक्कर लगा रहा है।
मतलब कि ये बात बिल्कुल गलत हो गया कि ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी है, ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य है। ऐसा कुछ नहीं है, ब्रह्मांड का कोई केंद्र नहीं है। ब्रह्मांड में आकाश गंगा है और उस आकाश गंगा का चक्कर सूर्य लगा रहा है। और ऐसे ऐसे बहुत सारे आकाश गंगा ब्रह्मांड में हैं। और इस बात का हम लोगों को ज्ञान मिला विलियम हर्शले से। हर्शले 1805 ईस्वी में दूरबीन के आविष्कार के बाद, दूरबीन का प्रयोग करने के बाद इन्होंने बताया कि आकाश गंगाओं का समूह है, आकाश गंगाओं का समूह है और सूर्य आकाश गंगा का अंग है। सूर्य आकाश गंगा का अंग है। बात यहां तक पहुंची, लेकिन उसके बाद अब धड़ाधड़ वैज्ञानिक प्रयोग होते जा रहे थे। एक से एक मशीनें बनती जा रही थी, बड़ी बड़ी दूरबीनें बनती जा रही थी। तो ये क्रम आगे बढ़ा और आगे बढ़ते बढ़ते आया 1920 ईस्वी। 1920 ईस्वी 1920 ईस्वी में एक हुए एडविन हब्बल। एडविन हब्बल ये अमेरिका के थे। एडविन हब्बल अमेरिका के थे। इन्होंने भी दूरबीन का प्रयोग किया और इन्होंने ये बताया कि ये जो आकाश गंगाएं हैं, पहले हमको पता चल गया, इन्होंने ब्रिटेन के हर्शले महोदय ने बताया, इन्होंने बताया कि इस ब्रह्मांड में बहुत सारी आकाश गंगाएं हैं, बहुत सारी आकाश गंगाएं ब्रह्मांड में हैं। और इन्होंने कहा कि आकाश गंगाएं एक दूसरे से दूर होती जा रही हैं, मतलब कि ब्रह्मांड का प्रसार होता जा रहा है। 1920 में एडविन महोदय ने, जिनका नाम एडविन हब्बल था, इन्होंने बताया कि ब्रह्मांड बढ़ रहा है, ब्रह्मांड का प्रसार हो रहा है, एक आकाशगंगा दूसरे आकाशगंगा से दूर होती जा रही है। तो इन्होंने एक सिद्धांत दिया, आकाशगंगा नहीं, ब्रह्मांड बढ़ रहा है। इसको जानिए कि ब्रह्मांड बढ़ रहा है, आकाशगंगाओं की दूरी बढ़ रही है। अब हम ये सोचते हैं कि जब ये एक दूसरे से दूर होता जा रहा है, आकाशगंगा एक दूसरे से दूर होता जा रहा है, तारे एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं, ब्रह्मांड का आकार बढ़ रहा है, तो कल्पना कीजिए कि एक समय ऐसा भी होगा जबकि ये सारे आकाशगंगा एक ही जगह पर स्थिर होंगे, एक ही जगह पे होंगे। अब यहां से दूसरी कहानी शुरू होती है। ब्रह्मांड के जानकारी के क्रम में यहां से दूसरी कहानी शुरू होती है। ये तो हमारा ब्रह्मांड के स्वरूप के बारे में जानकारी था, ब्रह्मांड कैसा होता है, क्या होता है, कौन किसका चक्कर लगा रहा है। तो बहुत सारे लोगों ने यह भी खोज किया कि ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ, ब्रह्मांड बना कैसे। इसमें कुछ वैज्ञानिकों ने अपने अपने तर्क अलग अलग ढंग से दिए। इसमें 5-6 तर्क आए हैं, जिसमें कि सबसे मुख्य तर्क है महाविस्फोट का सिद्धांत, बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग सिद्धांत, इसको हम लोग महाविस्फोट का सिद्धांत भी कहते हैं। महाविस्फोट का सिद्धांत ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में सबसे मान्य सिद्धांत अभी तक यही है। और यह सिद्धांत जॉर्ज लेमेंतेयर, जॉर्ज लेमेंतेयर महोदय ने 1894-96 के समय में इसको दिया था। इन्होंने बताया था कि बहुत समय पहले, 13.7 अरब वर्ष पहले, 13.7 अरब वर्ष पहले, ये जो हमने जाना है कि आकाशगंगाएं कभी एक जगह पर भी होंगी, क्योंकि आकाशगंगाओं का विस्तार हो रहा है, ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, एक आकाशगंगा से दूसरे आकाशगंगा की दूरी बढ़ती जा रही है। तो ये जो बेल्जियम के रहने वाले थे, जॉर्ज लेमेंतेयर कहाँ के थे?
बेल्जियम के, इन्होंने 1894-96 ईस्वी में एक सिद्धांत दिया, महाविस्फोट का सिद्धांत। और इन्होंने कहा कि एक समय स्थिति ऐसी थी कि ये सारा ब्रह्मांड संकुचित था, संकेंद्रित था और एक सूक्ष्म बिंदु था जिसमें कि बहुत ज्यादा मात्रा में ताप था, दाब था और घनत्व था। ये सारी आकाश गंगाएं एक जगह सिमटी हुई थी, पूरा ब्रह्मांड एक जगह सिमटा हुआ था, जितने भी तारे हैं उनका निर्माण नहीं हुआ था, सारे एक जगह सिमटे हुए थे और यह एक बिंदु के रूप में था। इसमें गुरुत्व ज्यादा था, इसमें ताप ज्यादा था, इसमें दाब ज्यादा था, इसमें घनत्व ज्यादा था और इस सब के फलस्वरूप क्या हुआ कि इसमें एक महाविस्फोट हुआ और उस विस्फोट के कारण इसका फैलाव हुआ। इस तरह से इसका फैलाव हुआ और हमारे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। और इसी निर्माण के क्रम में एक नया चीज बन के आता है और वो है पदार्थ। ये जब ये महाविस्फोट हुआ, इस महाविस्फोट के बाद पदार्थ नाम का चीज बन के आता है और वो उसी पदार्थ से इन सारे ब्रह्मांड के तारों का निर्माण हुआ, आकाश गंगाओं का निर्माण हुआ, ग्रहों का निर्माण हुआ, उपग्रहों का निर्माण हुआ। आगे के क्लास में भी हम लोग ये सब देखेंगे कि कैसे इन पदार्थों की रचना होती है। तो ये सिद्धांत दिए थे जॉर्ज लेमेंटेयर ने 1894-96 ईस्वी में, जो कि काफी मान्य सिद्धांत है। अभी तक हम लोग इसी को मानते आ रहे हैं और इसकी पुष्टि की थी। बाद में जब बहुत सारे यंत्रों का आविष्कार हो गया, दूरबीनों का आविष्कार हो गया, खगोल विज्ञान काफी हद तक आगे चल के खोज किया, तो रॉबर्ट वेगनर ने इसकी पुष्टि की 1967 में। 1967 में रॉबर्ट वेगनर ने इस सिद्धांत की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि हाँ, ये सही है, ब्रह्मांड का जो निर्माण है वो महाविस्फोट सिद्धांत के अनुसार ही हुआ है। इससे पहले ब्रह्मांड विशाल अग्नि का गोला था, इसमें बहुत असीमित मात्रा में ताप था, असीमित मात्रा में दाब था, असीमित मात्रा में घनत्व था। इन सब के फलस्वरूप ब्रह्मांड का विस्फोट होता है और यहीं से पदार्थ बनता है और फिर समय का भी प्रारंभ होता है। जब से ब्रह्मांड का विस्फोट हुआ, समय का भी प्रारंभ होता है। तो हम देखते हैं कि ब्रह्मांड महाविस्फोट के कारण ब्रह्मांड में आकाश गंगाओं की दूरी एक दूसरे से बढ़ती जा रही है और धीरे धीरे ये आकाश गंगा अब ब्रह्मांड का भी विकास होता जा रहा है। अभी तक हम लोगों ने महाविस्फोट के सिद्धांत को सही माना है। अब आगे के क्लास में हम लोग जानेंगे आकाश गंगा क्या है और तारे क्या हैं, सूर्य क्या है, सौरमंडल क्या है, ग्रह क्या है, ये सब हम लोग आगे के क्लास में देखेंगे।